सो हेलो एवरीवन। आज की अपनी क्लास है कीमत प्रभाव और आय प्रभाव की। कल की क्लास में अपन ने देखा था उदासीनता वक्र और उसकी विशेषताएं, कीमत रेखा क्या होती है और उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे होता है ना। उसके आगे का टॉपिक आज अपन देखेंगे कीमत प्रभाव और आय प्रभाव क्या रहता है। तो आपको इससे पहले की जो चीजें हैं उदासीनता वक्र ये सब देखने के लिए आपको मेरी पहले की क्लास पे जाना पड़ेगा। आज ही क्लास में अपन देखेंगे कीमत प्रभाव को। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कीमत प्रभाव से। तो कीमत प्रभाव क्या होता है? प्राइस इफेक्ट, नाम से भी पता चल रहा है। प्राइस का इफेक्ट देखेंगे अपन, लेकिन किसके ऊपर? मांग मात्रा के ऊपर प्राइस का इफेक्ट। लेकिन ये इफेक्ट कब देखेंगे? जब अन्य बातें समान रहें। इकोनॉमिक्स की टर्म है अन्य बातें समान रहना। इसका मतलब बाकी सब चीजें जो इसको इफेक्ट करने वाली है वो सब क्या रहे? स्थिर रहे, है ना। तो इसको इफेक्ट क्या क्या चीजें करती है प्राइस को? यहाँ पे जो अपन देखते हैं जिसमें हो गई, इसमें जैसे वाई वस्तु, दो वस्तुएं ले रहे हैं अपन, एक्स वस्तु। तो अगर अपन एक्स वस्तु में कीमत प्रभाव देख रहे हैं तो वाई वस्तु की प्राइस भी इसमें स्थिर होनी चाहिए, जो इसमें मैंने ऐड नहीं की है वो भी देख लो आप एक बार। ये होगी सब्स्टिट्यूट प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस, मतलब प्रतिस्थापन वस्तुओं की प्राइस स्थिर रहे, आय स्थिर रहे उपभोक्ता की, और जो वाई वस्तु उसकी प्राइस स्थिर रहे। ये तीनों स्थिर रहे। उसके बाद कोई भी एक वस्तु है, जैसे मान लो एक्स वस्तु है, तो उसका कीमत में परिवर्तन पर, मांग मात्रा पे जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपन कीमत प्रभाव बोलते हैं। मतलब कीमत की वजह से मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें अपन ये फलन में ये सब बाकी सब चीजें जिनके ऊपर ये लग गया ना, ये इसका मतलब होता है स्थिर। एम मतलब एम क्या है? स्थिर है। एम क्या है? आय। तो इनकम क्या है उपभोक्ता की? स्थिर है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की प्राइस स्थिर है, वाई वस्तु की प्राइस स्थिर है। जिसके ऊपर ये नहीं है वो स्थिर नहीं है, मतलब डी एक्स, एक्स वस्तु की मांग मात्रा और इधर एक्स वस्तु की कीमत। इसको अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये परिवर्तन का साइन होता है ना, ये वाला परिवर्तन का साइन होता है और ये ऊपर जो लाइन होती है ये स्थिर का साइन होती है। ये भी ध्यान रखना आप इकोनॉमिक्स में। तो ये आपका पी एक्स मतलब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन का, एक्स वस्तु की डी मतलब डिमांड में परिवर्तन पर प्रभाव क्या है? कीमत प्रभाव है ना। तो हो गया क्लियर कीमत प्रभाव क्या होता है? अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन कीमत प्रभाव। इसको अपन डायग्राम से देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। यह आ गया वो कीमत उपभोग वक्र। कीमत प्रभाव को अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये आपकी वाई वस्तु है यहाँ पे लंबवत एक्स पे, और यहाँ पे अपनी एक्स वस्तु है ना? अब आपने बजट रेखा को देखा था कि ये पी एल बजट रेखा है ना। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा किस तरीके से परिवर्तित होगी? अपन ने एक्स वस्तु की कीमत को घटा दिया, है ना, कीमत को घटा दिया तो बजट रेखा इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगी। ये कल की क्लास में मैंने, जो मेरी इससे पहले वाली क्लास है इसमें समझाया हुआ है। जब अपन ने कीमत रेखा पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कीमत रेखा में जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो कीमत रेखा में इस तरीके से परिवर्तन होता है और ये पी एल वन हो जाएगी, है ना। इस पे जैसे मान लो उपभोक्ता, ये अपना आईसी हो गया कीमत, उदासीनता वक्र, है ना। इसमें उदासीनता वक्र ये है आईसी वन। इसमें उपभोक्ता यहाँ पे संतुलन में है, ए बिंदु मान लो यहाँ पे संतुलन में है ना। यहाँ पे संतुलन में है तो मतलब ये एक्स वस्तु की तो इतनी प्राइस, ये इतनी मांग मात्रा, और वाई वस्तु की इतनी मांग मात्रा को इस पे जा रहे हैं तो ये एक्स वस्तु की इतनी मांग मात्रा, वाई वस्तु की इतनी मांग मात्रा। तो कीमत में परिवर्तन पे एक्स वस्तु की मांग मात्रा पे प्रभाव दिख रहा है ना, दिख रहा है इसके अंदर एक तरीके से। अब इन बिंदुओं को ऊपर मिला देंगे तो उसको बोल देंगे कीमत उपभोग वक्र। मतलब जो कीमत प्रभाव को बता रहा है, कीमत प्रभाव से प्राप्त संतुलन बिंदुओं को मिलाने से कीमत उपभोग वक्र प्राप्त होगा अपने को ना। तो ये कीमत प्रभाव हो गया कि यहाँ पे कीमत प्रभाव ये है कि इसकी वजह से ये इतना परिवर्तन होकर इधर आ गया, बी बिंदु पे आ गया। तो ए बिंदु बी बिंदु जैसे इस डायग्राम के अंदर देख लो क्यू आर एस तीन संतुलन बिंदु है ना। तीनों बिंदु अलग अलग क्या है कीमत प्रभाव को बता रही है कि इस प्राइस के ऊपर, इस प्राइस के जब बजट रेखा पी एल वन थी तो इस प्राइस के ऊपर कीमत रेखा
अब आपका उपभोक्ता क्यू बिंदु पे संतुलन में था, जहाँ पे वो एक्स वस्तु की इतनी वाई वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर रहा था। फिर यहाँ पे जब एक्स वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया गया और आपका बजट रेखा परिवर्तित होकर L2 हो गई, है ना। वाई वस्तु की प्राइस तो फिक्स है, वाई वस्तु की तो यहीं पे है, तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की तो इतनी मात्रा को बढ़ा रहा है और वाई साथ में वाई वस्तु की भी मात्रा को बढ़ा रहा है ना। ये इस तरीके से इस बिंदु पे क्यू आर एस तीनों बिंदुओं को जब अपन मिला देंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, पीसीसी, जिसको बोलते हैं कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व, है ना। तो ये हो गया आपका कीमत उपभोग वक्र। पहला था आपका कीमत प्रभाव, फिर कीमत प्रभाव से जो बिंदुएं मिलती है अपने को, संतुलन बिंदुएं, उनको मिला देंगे तो कीमत उपभोग वक्र प्राप्त हो जाएगा। अब आपके है कीमत उपभोग वक्र की स्थितियां, है ना, अलग अलग स्थितियां कीमत उपभोग वक्र की। हर गुड्स के हिसाब से इसकी स्थितियां भी चेंज होती रहती है। जैसे सामान्य वस्तु है, अगर अगर सामान्य वस्तु है तो कीमत उपभोग वक्र आपका होगा एक्स एक्स के समानांतर, है ना। तो यूं है कीमत उपभोग वक्र, ये इस तरीके से। ये आपका वही ऐसे पीएल बजट रेखा है पहले, फिर बजट रेखा PL2 पे आ गई, क्यों, एक्स वस्तु की कीमतें अपन ने कम नहीं कर दी, है ना। तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की पहले इतनी मांग मात्रा कर रहा था और वाई वस्तु की इतनी मांग मात्रा कर रहा है, सॉरी, एक्स वस्तु की मांग मात्रा पहले इतनी थी और फिर बढ़ के इतनी हो गई, वाई वस्तु की यहीं पे स्थिर है ना। तो ये आपकी सामान्य वस्तुओं के संबंध में हो गई। और अपना कीमत उपभोग वक्र कैसा बनेगा, बिल्कुल क्षैतिज अक्ष के समानांतर या इस तरीके से। यहाँ पे क्या माना जाएगा कि मांग की जो लोच है वो क्या है, इकाई लोच दर, ईडी बराबर क्या है, 1 है ना। ईडी बराबर क्या है, 1 है। कीमत में अपन ने जितना परिवर्तन किया उतना ही मांग मात्रा में स्थिर रूप से परिवर्तन हो रहा है। अब ये आपका इधर क्या है, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पीसीसी का आकार, मतलब आपका ये जो पीसीसी कीमत उपभोग वक्र, इसका आकार किस किस पे डिपेंड करता है, वस्तु की कीमत लोच, वस्तु के प्रकार। मांग लोच एक तरीके से ईडी बेलोच है या फिर लोचदार है वस्तु। वस्तु के प्रकार सामान्य वस्तु है, निम्न वस्तु है, गिफिन वस्तु है, इन सब पे निर्भर करता है पीसीसी का आकार, कीमत उपभोग वक्र का आकार। नीचे की ओर झुका हुआ कीमत उपभोग वक्र, नीचे की ओर झुका हुआ जब वस्तुएं कैसी हो, सामान्य वस्तुएं हो, उनमें नीचे की ओर झुका हुआ भी बनता है, ऊपर की ओर उठता हुआ भी बनता है और क्षैतिज अक्ष के समानांतर भी बनता है। तीनों स्थितियां देखने को मिलती है। जब क्षैतिज अक्ष के समानांतर है तो आपकी मांग की लोच कैसी होगी, 1 के बराबर, इकाई लोचदार। नीचे की ओर झुका हुआ है तो मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी, है ना। नीचे की ओर झुका हुआ है तो कैसे होगी, लोचदार होगी। इसका मांग की लोच के साथ में रिलेशन के लिए एक अलग से मैंने डायग्राम बनाया, लास्ट में अपन देखेंगे इसी क्लास के अंदर, जिसमें आपको नीचे में अच्छे से मांग की लोच बना के दिखाऊंगी कि मांग वक्र इसकी वजह से मांग वक्र कैसा बन रहा है ना। फिर ऊपर की ओर उठता हुआ है तो मांग की लोच क्या होगी, बेलोच होगी। मांग की लोच क्या होगी, बेलोच होगी। फिर है आपका नेक्स्ट निम्न वस्तुएं। जब वस्तुएं कैसी हैं, निम्न वस्तुएं हैं, गिफिन वस्तुएं हैं, तो मांग पीसीसी वक्र कैसा होगा, एक तो होगा पीछे की ओर मुड़ता हुआ इस तरीके का। इसमें क्या होगा, एक्स वस्तु निम्न वस्तु होगी, है ना। एक्स वस्तु क्या होगी, निम्न वस्तु होगी। जब एक्स वस्तु निम्न वस्तु होगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, आपका पीसीसी वक्र यूं पीछे की ओर झुकता हुआ रहेगा ना, इस तरीके से है। मतलब उपभोक्ता जब एक्स वस्तु की प्राइस कम है, यहाँ पे ज्यादा प्राइस है, तब वो ज्यादा मांग कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस कम की, मतलब PL1 पे ये शिफ्ट हुई, इसकी कम मांग करने लग गया। इस बजट रेखा पे कम मांग कर रहा है, इधर की साइड आ गया। इस बजट रेखा पे इसने और प्राइस कम कर दी, बजट रेखा अपनी L3 हो गई, तो उस पे मांग और भी ज्यादा कम कर रहा है एक्स वस्तु की, है ना। मांग मतलब लगातार कम होती जा रही है। तो गिवन वस्तुएं ये तो बताती है ना कि जहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता, उसकी अगर प्राइस कम कर दी जाए तो मांग मात्रा को उपभोक्ता और ज्यादा कम कर देता है। वरना तो अपन उल्टा रिलेशन देखते हैं दोनों में, कीमत और मांग में, कि कीमत कम कर देगी तो मांग को बढ़ा देगा, लेकिन इसमें बढ़ा नहीं रहा, कम कर रहा है। इसका मतलब किसकी मांग को कम कर रहा है, एक्स वस्तु की। तो मतलब एक्स वस्तु क्या है, निम्न वस्तु है, और आपका पीसीसी कैसे बनेगा, यूं पीछे की ओर झुकता हुआ, ठीक है। जब पीसीसी की आकृति इस तरीके की हो, नीचे की ओर झुकाव, तब क्या होगा कि वाई वस्तु निम्न वस्तु है, मतलब उपभोक्ता वाई वस्तु की मांग को कम कर रहा है ना।
जैसे मान लो यू है ना, तो पहले उपभोक्ता वाई वस्तु की इतनी मांग मात्रा ले रहा था, फिर इतनी ले रहा है, और फिर इस तरीके से इतनी कर रहा है, इसको कम करते जा रहा है वाई वस्तु की मांग मात्रा को, है ना। पहले y1 तक थी, फिर y2 कर दिया, y3 पे आगे नीचे नीचे यूं घटती जा रही मांग मात्रा। इसका मतलब वाई वस्तु क्या है, आपकी निम्न वस्तु है। तो ये हो गया पीसीसी की अलग अलग स्थितियां, कि जब कीमत उपभोग वक्र आपका कैसा हो, क्षैतिज आकार का हो, यू हो, तो मांग की लोच कैसी है, एक के बराबर है। जब कीमत उपभोग वक्र यूं ऊपर की ओर उठता हुआ है, कीमत उपभोग वक्र नीचे की ओर झुकता हुआ है ना आपका, जैसे ये वाली स्थिति, नीचे की ओर झुका हुआ, ऊपर की ओर उठता हुआ। ऊपर की ओर उठता हुआ है तो कैसी है, बेलोच, ईडी एक से कम है, और इसमें ईडी क्या है, एक से ज्यादा है, मतलब लोचदार है। ये पांचों स्थितियां हो गई। और ये हो गया आपका गिब्सन वस्तुओं की स्थिति में, जब ये यूं पीछे की ओर झुका हुआ है और एक नीचे की ओर झुका हुआ है। जब एक्स वस्तु निम्न वस्तु हो, इसमें वाई वस्तु निम्न वस्तु हो, ठीक है। तो ये आपके पीसीसी की अलग अलग स्थितियां हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या है, वो ही सेम कीमत प्रभाव की तरह अन्य बातों के समान रहने पर आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो इसमें क्या रहेगा, आय के अलावा बाकी सब बातें स्थिर रहेंगी, समान रहेंगी। मतलब एक्स वस्तु की प्राइस, वाई वस्तु की प्राइस, प्रतिस्थापन वस्तुओं की प्राइस, तीनों की क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी। और आपका आय जो है उसमें परिवर्तन होएगा। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन आय प्रभाव को बताता है। ये आपकी परिभाषा होगी। इसके बाद में जैसे उसमें कीमत पर उपभोग वक्र था, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, आय उपभोग वक्र, इनकम कंजप्शन कर्व, आईसीसी। ये भी सेम वही बताएगा कि आय प्रभाव से प्राप्त संतुलन बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्र प्राप्त होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, आय उपभोग वक्र। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, इसमें पूरी की पूरी बजट रेखा ऊपर की तरफ जा रही है ना। जो मैंने आपको कल की क्लास में जब बजट रेखा पढ़ाया था, इससे पहले वाली क्लास में समझाया था, क्यों जब बजट रेखा यूं पूरी की पूरी ऊपर की तरफ जाए, मतलब आय में परिवर्तन हुआ है, आय में वृद्धि हुई है। आय में वृद्धि होगी तो बजट रेखा क्यों पूरी की पूरी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और यूं नीचे की तरफ जब शिफ्ट होती है बजट रेखा, तो मतलब आय में कमी हुई है। तो ये आय प्रभाव की वजह से बजट रेखा में परिवर्तन होता है। और जब कीमतों में परिवर्तन होता है, जैसे मान लो एक्स वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो बजट रेखा इधर की साइड आएगी, कम हो रही है तो बजट रेखा इधर की साइड आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो वाई वस्तु में इस तरीके से आएगा, इसमें बढ़ रही है और इसमें घट रही है। तो ये बजट रेखा में परिवर्तन था, जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया हुआ है। तो आपको ये अगर नहीं पता हो तो पहले वाली क्लास देख लेना अच्छे से। तो ये हो गया आपका आईसीसी, आय प्रभाव। आय प्रभाव में बजट रेखा में पूरा का पूरा परिवर्तन हो रहा है, और इन परिवर्तनों पे अलग अलग बिंदुओं पे, जैसे मान लो यहाँ पे E1 E2 E3 बिंदुएं हैं। यहाँ पे हम जैसे मान लो आप IC1 ऐसे वो उदासीनता वक्र भी ले सकते हैं, मैं संतुलन बनाती है, लेकिन उदासीनता वक्र मिल लिया इसमें। IC2, यहाँ पे आपका IC3, तो तीनों संतुलन बिंदुओं को मिलाने पे क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, ICC की ये उदास। अब इसमें सबसे मेन चीज ये वाला डायग्राम में आपका आईसीसी और आई लोच में संबंध है ना। आईसीसी और आई लोच में क्या है, संबंध है। मतलब अलग अलग इसमें स्थितियां और उनकी लोच मैंने एक साथ बता दी अच्छे से, इसमें इनमें संबंध एक साथ दिखा दिया। ये अभी दिख रहा होगा अच्छे। आईसीसी और आई लोच में संबंध, जब आईसीसी कैसा हो, सबसे पहले तो आपको एक अलग टर्म और बताती हूँ मैं, एंजिल वक्र। ये आप लोगों के सिलेबस में भी है, जो पीजी वगैरह करते हैं या फिर कोई भी एंजिल वक्र आज जहाँ पे आए प्रभाव पहुंच लेता है, वहां एंजिल वक्र के बारे में जरूर पूछता है। एंजिल वक्र किसको बोलते हैं, आय और उपभोग मात्रा में संबंध को बताता है एंजिल वक्र, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक तरीके से ये एंजिल वक्र बनाया, ईसी 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 ईसी, है ना। आय लोच एक तरीके से, आय लोच जैसे इसमें मान के लोच देख रहे थे, इसमें आय लोच देखेंगे। तो आईसीसी जब आपका क्षैतिज अक्ष के समानांतर है ना, क्षैतिज अक्ष के समानांतर आईसीसी है आपका, एक्स वस्तु
x1 थी, यहाँ पे x2 मात्रा का उपभोग किया जा रहा है। जब इनको अपन नीचे लेके आएंगे तो आपका ये जो है वक्र EC एंजिल वक्र है, ये कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधा। मतलब यहाँ पे I की लोच क्या है, 1 के बराबर है। बराबर परिवर्तन हो रहा है इनमें ना, I में जितना परिवर्तन उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन, I में जितना परिवर्तन उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन। जैसे मांग की लोच होती है ना, कि कीमत में जितना परिवर्तन उतना मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग की लोच होगी। वैसे I लोच कैसी होगी, I में जितना परिवर्तन उसी के बराबर मांग मात्रा में परिवर्तन, तो I की लोच होगी, ठीक है। फिर आगे है ICC, कि जब ICC ऊपर की तरफ उठता हुआ हो, ऊपर की तरफ उठता हुआ हो तो मान ये I की लोच कैसी होगी, बेलोच होगी ना। I की लोच बोल दो या फिर इसको एंजिल वक्र भी बोलते हैं। I लोच के बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र को जब I और उपभोग मात्रा में संबंध देख रहे हैं, मतलब ये तो इधर तो I होगी, इधर I जहां पे लेकर इधर अपने इनकम को लिया है, इधर अपने मांग मात्रा को, उपभोग मात्रा को लिया, दोनों के संबंधी संतुलन बिंदुओं को मिलाने पे जो वक्र प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, एंजिल वक्र बोल रहे हैं। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं I लोच, है ना। इसको अपन यूं नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे तो अपना ये जो वक्र बन रहा है कैसा बन रहा है, बेलोचदार बन रहा है। बेलोचदार वक्र में क्या होता है, यही तो होता है ना कि आय में ज्यादा परिवर्तन, जैसे कीमत लोच बेलोच हो तब क्या होता है, कीमत में ज्यादा परिवर्तन करने पे भी मांग की मात्रा में कम परिवर्तन हो, है ना। कीमत में ज्यादा परिवर्तन, मांग मात्रा में कम, तो यहाँ पे आय में ज्यादा परिवर्तन होने पे मांग मात्रा में उल्टा उसके कंपेरिजन में कम परिवर्तन हो रहा है ना, तब उसकी मांग आय लोच कैसी होगी, बेलोच होगी। तो ये कैसा है, बेलोचदार, ठीक है। फिर आपका इधर नीचे की ओर झुका हुआ आईसीसी, तो जब आईसीसी नीचे की ओर झुका हुआ है तब लोच कैसी है, लोचदार है। मतलब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पे मांग में ज्यादा परिवर्तन। यहाँ पे आय दे रखी है तो आय में थोड़ा सा परिवर्तन, आय में ये परिवर्तन कम है और मांग में परिवर्तन क्या है, ज्यादा है। तो स्थिति कैसी हो गई, लोचदार, ठीक है। फिर इसके बाद में है जब ऊपर की तरफ बिल्कुल लंबवत हो, आईसीसी क्या हो, लंबवत हो, वाई एक्स के समानांतर हो, तो आपकी ईसी कैसी होगी, ई इक्वल टू 0 होगा। मतलब यूं जब सिर्फ एक वस्तु की मांग मात्रा को स्थिर कर दिया जाए, आय में चाहे कितना ही परिवर्तन हो, यू आय बढ़ रहे चाहे घटे, मांग मात्रा बिल्कुल फिक्स है, मांग मात्रा बिल्कुल फिक्स है। मतलब आय में परिवर्तन का मांग मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब कैसी होएगी वो, ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अलग अलग आय प्रभाव को मांग की लोच के साथ, ये आय लोच और आय प्रभाव के बीच में संबंध, मतलब आईसीसी की वक्र की अलग अलग स्थितियां, और जब अलग अलग स्थितियां हैं तो आय की लोच क्या होगी, और इनके साथ मैंने एंजिल वक्र बता दिया, ठीक है। अब ऐसे ही जब अपने पीसीसी पढ़ा था उसके अंदर भी संबंध ऐसे ही है, वहां पे मैंने आपको अलग अलग बताया था कि पीसीसी जब समानांतर है, एक्स एक्स के समानांतर है, तब आपकी मांग की लोच कैसी है, 1 के बराबर ना, कि कीमत में जितना परिवर्तन उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। यूं अपन जब इसको नीचे लेके आएंगे मांग वक्र बनाएंगे, है ना। जब इन रेखाओं को अपन नीचे लेके आएंगे और इधर अपन कीमत को ले रहे हैं, इधर एक्स मांग मात्रा को ले रहे हैं, और जब इसको अपन यूं, तो क्या आ रही है, लोच 1 के बराबर, दोनों में समान परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे लोच क्या है, बेलोच है। जब पीसीसी ऊपर की ओर उठता हुआ है तो बेलोच है, मतलब कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कम परिवर्तन हो रहा है, कीमत में ज्यादा परिवर्तन, मांग में कम परिवर्तन। इसको जब आप नीचे की ओर झुका हुआ रहेगा तो आपका मांग वक्र ऐसा बन रहा है, लोचदार बन रहा है। मतलब कीमत में कम परिवर्तन लेकिन मांग मात्रा में ज्यादा परिवर्तन, अपने आप ही स्थिति बन के आ रही है। जब नीचे की ओर झुका हुआ है तो आप नीचे लेके आओगे, मांग वक्र बनाने की कोशिश करोगे तो वो लोचदार बनेगा। इस तरीके की स्थिति है कि जब मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत में चाहे कितना परिवर्तन हो, तो यहाँ पे ई डी बराबर क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो ये आपका मांग की लोच और पीसीसी में संबंध हो गया। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं, है ना। आज की क्लास अपन यही फिनिश करते हैं। कल की क्लास में अब अपन देखेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव को। प्रतिस्थापन प्रभाव में हिक्स और स्लस्टकी की विधियां देखेंगे कि हिक्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव किस प्रकार से स्पष्ट किया, स्लस्टकी ने कैसे स्पष्ट किया है ना। फिर उसके बाद में इस प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग अलग वस्तुओं के संबंध में देखेंगे, फिर तीनों के बीच में संबंध देखेंगे, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच में। तो ये अपने आगे की क्लासें रहेंगी। सो अब मेरी क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक बिल्कुल भी नहीं करते आप लोग, बहुत कम लाइक कर रहे हो।
लाइक जरूर कर दिया करो। वीडियो व्यूज अच्छे आ रहे हो, लाइक करना भूल जाते हो ना, तो लाइक जरूर कर दिया करो। कमेंट्स भी कर दिया करो। आपको कुछ भी, जैसे मान लो कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो उसके बारे में कमेंट कर दिया, इस टॉपिक के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट करके बता दिया, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में वो चीज ला सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।